अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए किया गया कत्ल क्या कत्ल होता है या आत्मरक्षा? हर चीज की यहाँ अलग अलग व्याख्या है और उस हिसाब से उसकी अलग अलग सजा होती है। आज का जो ये केस है, कुछ लोगों के हिसाब से जो हुआ वो सही हुआ, पर कानून की नजरों में एक क्राइम क्राइम होता है, चाहे उसकी इंटेंशंस कुछ भी हो, क्योंकि कानून अंधा होता है। ये केस था तो बड़ा ही पेचीदा, जिसे सुलझाने में हम सबकी हालत खराब हो गई। पर यह भी कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, चाहे मुजरिम जहां मर्जी छुप जाए उसे ढूंढ ही लेते हैं। ऐसा ही केस है आज का। इस केस में हमें एक हेडलेस बॉडी मिली। हाथ और पांव की उंगलियों को इस कदर खुरेचा गया था कि पूरे निशान खराब हो चुके थे। ऐसे में कैसे हमने इस केस को सुलझाया, चलिए जानते हैं आज के इस केस में। केस नंबर 9, हेडलेस बॉडी। और यह केस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक फिक्शन वर्क है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। May I have your attention, please? Train number. अमृतसर से टाटानगर जाने वाली ट्रेन बरेली स्टेशन पर आकर रुकी। कोच नंबर S8 से कुछ पैसेंजर्स की शिकायत आ रही थी कि उनकी सीट के नीचे एक लवारिस बैग पड़ा है जिसमें से बहुत तेज गंध आ रही है। आरपीएफ ऑफिसर्स ने उस बैग को निकाला। काफी बड़ा बैग था, नीले रंग का, और भारी भी काफी था। आरपीएफ उसे स्टेशन पर उतारती है। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उन सबको साइड किया गया और बैग को खोलकर देखा गया। और जो उस बैग में था उसे देख वहां खड़े सब लोगों की चीखें निकल गई और उसी के साथ एक तेज गंध पूरे स्टेशन में फैलने लगी। उस बैग में टुकड़े थे, टुकड़े एक इंसानी शरीर के, हाथ पांव और शरीर के टुकड़े किए हुए थे। पर वहां बस एक चीज नहीं थी, उस बॉडी का हेड। मैं उस वक्त सब इंस्पेक्टर रवि के साथ मिलकर एक कहीं दूसरे केस की छानबीन के लिए गया हुआ था। तभी मेरे फोन पर घंटी बजी। एक बार तो यह सुनकर मैं भी दंग रह गया। रवि को साथ ले मैं सीधा स्टेशन पर पहुंचा। गंध इतनी तेज थी कि जेब से रुमाल निकालकर मुंह को ढकना पड़ा। वहीं रवि ने कांस्टेबल पाठक और राठी को कॉल कर दिया। वो दोनों भी आ गए। राठी क्राइम सीन्स की तस्वीरें ले रहा था तो रवि और पाठक उस डिब्बे में मौजूद लोगों से सवाल जवाब कर रहे थे। बैग देखकर ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था, पर टुकड़ों को देख के यह जरूर पता चल रहा था कि यह किसी नौसिखिए का काम है, क्योंकि इन अंगों को काटने के लिए जिस किसी भी हथियार का इस्तेमाल किया गया था उसे बार बार शरीर पर मारा गया था और बहुत से निशान अचूके थे, जिससे यह पता लग रहा था कि यह किसी सीरियल किलर या प्रोफेशनल का काम नहीं है। इतनी देर में रवि मेरे पास आया और बताने लगा कि बर्थ नंबर 8 के नीचे यह बैग पड़ा था और बर्थ नंबर 8 इनकी है। एक 45 साल के आदमी की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा। वो शख्स काफी सहमा हुआ था। उसने अपना नाम श्याम बताया और कहा कि जब वो रात को सोया था तब यह बैग उसकी बर्थ के नीचे नहीं था, ये सुबह सुबह आया है। उसे लगा कोई आसपास की बर्थ पर आया होगा और उसने रख दिया, पर जब उन्हें गंध आई तो शक हुआ। बात सुनकर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें उसका कुछ हाथ है। जरूर राहत का कोई फायदा उठा अपना ये जुर्म छुपा गया। रवि, तुम ऐसा करो, रात को जो जो स्टेशन आते हैं उनकी लिस्ट मुझे दो और बॉडी को फोरेंसिक भिजवा दो। बॉडी को देख के ये पता लग रहा था कि ये केस जल्दी सुलझने वाला नहीं है। चाहे खूनी प्रोफेशनल नहीं था, पर उसने कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ा था, मानो बहुत प्लानिंग से उसने इस जुर्म को अंजाम दिया हो। खैर, हम इस केस को सुलझाने में लग गए। फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार बॉडी पर ढेर सारे कट थे। पैरों की और हाथों की उंगलियों को इसी धारदार जैसे ब्लेड से खुरच खुरच कर उसके निशान को मिटाने की कोशिश की गई थी ताकि शख्स की पहचान न की जा सके। वहीं रवि ने मुझे लिस्ट दी उन स्टेशंस की जो रात को आते थे। हमने अपनी जांच पड़ताल जारी रखी, पर कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ना तो बॉडी की पहचान हो रही थी और ना ही कोई क्लू मिल रहा था। जहां हम
इस केस को सुलझाने के लिए हवा में हाथ पैर मार रहे थे, वहीं अंबाला शहर में पुलिस टीम को एक शख्स ने उसके खेत में पड़े एक कटे सर की खबर दी। जी हां, कटा सर, वो भी खेत में खुलेआम। उस शख्स के मुताबिक जब वो अपने खेत का काम खत्म कर घर की ओर जा रहा था, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो ये सर यहां पड़ा था। उसकी आंखें नहीं थी और जगह जगह से उसे नोचा गया था। शायद ये काम किसी शिकारी पक्षी का था और शायद यह हेड उसी हेडलेस बॉडी का था। सर को बरेली पहुंचाया गया। वहां पर उसकी जांच हुई। शायद कोई एक शिकारी पक्षी इसको कहीं से लेके उड़ा। उसने पहले इसे खाया, जगह जगह नोचा और बाद में गिरा दिया। और यह सर उसी शरीर का था। और अब हमें ज्यादा देर न लगी इस शख्स की पहचान करने में। यह शख्स था नीरज, उम्र 28 साल, और ये अंबाला का रहने वाला था। हमारी टीम ने सारी इंफॉर्मेशन वहां की पुलिस टीम को फॉरवर्ड कर दी और इंस्पेक्टर केशव, जो कि उस पुलिस टीम के इंचार्ज थे, उनसे मैं पर्सनली बातें करता और कदम कदम पे हमने साथ मिलकर इस केस पर काम किया। लाश की पहचान हो गई थी और अब बस मुजरिम को पकड़ना था। नीरज अकेले ही रहा करता था और वो बहुत दिल फेंक किस्म का आदमी था। आसपास से पुलिस को उसके चरित्र की काफी खबरें मिली। उसकी एक किराने की दुकान थी। आसपास से पता चला कि आखिरी बार नीरज को साक्षी के घर जाते हुए देखा गया। साक्षी, जो कि दूसरे मोहल्ले में रहती थी और शादी से पहले वो हमेशा नीरज की दुकान पर सामान लेने जाती थी। जब पुलिस की टीम साक्षी के घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था और ये तब से था जब से नीरज का कत्ल हुआ था। साक्षी और उसका पति रवि फरार थे। ये तो पक्का हो गया था कि खून इन दोनों ने ही किया है। केस को अब ज्यादा होल्ड नहीं किया जा सकता था। हमने पूरी जान लगाई और आखिर में हमें पता चल गया कि वो कहां छुपे हैं। वो छुपे थे उत्तराखंड के देहरादून में। उन्हें गिरफ्त में लिया गया। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, पर पुलिस की अच्छी खातिरदारी के बाद उन्होंने कबूल किया कि हां, उन्होंने नीरज को मारा है। दरअसल नीरज साक्षी का एक्स था। शादी से पहले उनका रिलेशन था, पर नीरज का चरित्र ठीक नहीं था और यह बात साक्षी को कुछ महीनों में ही पता चल गई थी। वो उसे छोड़ना चाहती थी, पर नीरज उसके पीछे पड़ गया था। किसी न किसी तरह उसने उससे पीछा छुड़ाया और उसकी शादी रवि से हो गई। फिर वो करनाल चले गए, पर कुछ महीने पहले ही रवि का ट्रांसफर अंबाला में हो गया और वो साक्षी के साथ मिलकर उन्हीं के घर में रहने लगा। नीरज ने साक्षी को देखा तो उसे रहा ना क्या और वो साक्षी का पीछा करने लगा, उसे तंग करने लगा। ये कहकर उसे ब्लैकमेल करने लगा कि वो उसे वो सब करने दे जो वो चाहता है, वरना वो सबको बता देगा कि उसका और साक्षी का क्या रिश्ता था। और उसके पास कुछ ऐसी तस्वीरें भी थी जिससे साक्षी की काफी बदनामी हो सकती थी। साक्षी उसे समझाती और बार बार मना करती, पर नीरज मानने को तैयार नहीं था। थक हार कर साक्षी ने सारी बात रवि को बताई। रवि ने बात को समझा और एक प्लान बनाया। एक दिन साक्षी ने नीरज की बात मानने का नाटक किया और उसे अपने घर लेकर आई। जैसे ही वो अंदर आई, पीछे से हमला किया। नीरज गिर गया। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर उसे मारा और उसके टुकड़े किए। जहां उन्होंने धड़ बैग में बंद करके ट्रेन में रख दिया और सर को किसी खाई में फेंक दिया। पर उनकी किस्मत खराब कि वो सर किसी शिकारी पक्षी को मिल गया, जो उसे हरी के खेत में गिराकर चला गया। उनका कहना था कि ये सब उन्होंने मजबूरी में किया और कहीं ना कहीं बात सही भी थी। बहुत से लोगों का मानना है कि जो भी हुआ ठीक हुआ, क्योंकि नीरज जैसे इंसान जो कि अपने मतलब और अपने मजे के लिए दूसरे की खुशहाल जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं और कर देते हैं, उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो नीरज ने किया वो गलत था, पर वहीं साक्षी और रवि की भी गलती थी। माना कि यहां नीरज गलत है, पर खुद कानून बनकर उसे सजा देने वाले वो कौन थे? पर सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि खुद की जान और इज्जत को बचाने के लिए किया गया कत्ल क्या कत्ल होता है या आत्मरक्षा?
खैर, कोर्ट ने दोनों पहलू को देखा, इसे एक कत्ल भी माना और आत्मरक्षा भी। इसलिए रवि को 5 साल की जेल हुई और साक्षी को 3 साल की। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या जो भी साक्षी और रवि ने किया वो ठीक था या गलत? और नीरज जैसे इंसान को कैसी सजा मिलनी चाहिए? मैं बीके रावत, होस्ट हूं इंस्पेक्टर विक्रांत सिंह पॉडकास्ट का, और मैं आशा करता